हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो ये समझने के लिए हमने यहाँ पे दो कंटेनर्स पकड़े हैं। तो मान के चलिए ये हमारा पहला केस है। यहाँ पे हमने दो कंटेनर लिए हैं, इक्वल साइज के हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर ये जो पहला कंटेनर है, तो यहाँ पे हम ये वाटर फिल कर देंगे। पहले कंटेनर में वाटर लिया है, जो वाटर लिया है तो उसका मास है 1 kg। ठीक है, तो 1 kg ऑफ वाटर लिया है पहले कंटेनर में। फिर क्या कर रहे हैं, एक उसके बाजू में दूसरा एक कंटेनर लिया, सेम साइज का है। अब उसमें हम क्या करेंगे, दूसरा लिक्विड रखेंगे, द लिक्विड अदर देन वाटर, वाटर के अलावा। तो आप इसमें कोई एडिबल ऑयल रख सकते हैं, पैराफिन ऑयल या अल्कोहल। तो यहाँ पे दिखा देंगे हम। तो मान के चलिए कि दिस इज पैराफिन ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैराफिन ऑयल लिया या एडिबल ऑयल भी। अब ये जो पैराफिन ऑयल या एडिबल ऑयल लिया, तो इसका मास भी यहाँ पे 1 kg है। ठीक है, तो सेम साइज के दो कंटेनर, उसमें दो लिक्विड्स हैं, वो लिक्विड्स यानी दो डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो कितना हीट सप्लाई करेंगे, मान के चलिए द हीट सप्लाइड इज dQ1। ठीक है, dQ1 हीट आपने इस 1 kg ऑफ वाटर को सप्लाई किया, और ड्यू टू दैट देयर इज राइज इन अ टेम्परेचर, जिसके लिए हम dt बोलेंगे, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो राइज इन टेम्परेचर होगा, मान के चलिए इट इज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। कितना टेम्परेचर बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो हमने इसको dQ1 इतना हीट सप्लाई किया, वो हीट इस वाटर ने एब्सॉर्ब किया, तो उसके वजह से इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितने से बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरे कंटेनर में पैराफिन ऑयल लिया था वो भी 1 kg लिया था, तो हमें उसका भी टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, अगेन इट इज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से बढ़ाना है। यानी ये जो पैराफिन ऑयल है तो इसका भी टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है, और कितने से इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो बताइए क्या इस ऑयल को भी जो हीट वाटर को लगा था 1 डिग्री राइज होने के लिए, क्या उतना ही हीट इस पैराफिन ऑयल को भी देने से इस पैराफिन ऑयल का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ेगा क्या? डेफिनेटली नहीं। इसको आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। यानी ये पैराफिन ऑयल का अगर टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो यू विल रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, यानी दैट इज dQ2। बराबर? ठीक है, ये अंडरस्टूड है। सो देयरफॉर यहाँ पे dQ1 और dQ2 सेम नहीं है। तो dt कितना राइज कितना करना था टेम्परेचर हमें, 1 डिग्री सेल्सियस से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना लिया, दोनों का सेम लिया, 1 kg। बट यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किसका था, सब्सटेंस चेंज कर दिया अभी हमने। यानी यहाँ पे वाटर लिया था तो यहाँ पे क्या लिया, पैराफिन ऑयल लिया। यानी जैसे हम सब्सटेंस चेंज कर देंगे तो उस डिफरेंट सब्सटेंस का सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अगर राइज करना है अपने को, तो जो हीट लगने वाली है वो डिफरेंट लगती है। देयरफॉर यहाँ पे मैं ये रिजल्ट लिखता हूँ इसका कि dQ1 इज नॉट इक्वल टू dQ2, डिफरेंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट अपने दिमाग में सामने आया, उसको हम लिख देंगे कि ये मैथमेटिकल हो गया। तो यहाँ पे लिखते थे रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आया कि डिफरेंट substances require different amount of heats to raise same
टेम्परेचर, बराबर। यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट्स टू रेज द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये एक पहला रिजल्ट हमारा सामने आया। अब दूसरा केस ले लेते हैं। ये यहाँ पे हमने ड्रॉ करके ही रखा है। फिर से दो कंटेनर है सेम साइज के। अब हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों कंटेनर के अंदर सेम अमाउंट ऑफ, यानी 1 kg का ही यहाँ पे वाटर लेंगे। अभी हम सब्सटेंस चेंज नहीं कर रहे। वाटर कितना लिया है यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे वाटर कितना लिया है 1 kg। द सब्सटेंस इज सेम। बट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सब्सटेंस लिया वाटर, इसको भी हीट सप्लाई करेंगे तो इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है। मान के चलिए कि इट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, और इसका जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, इट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस और 2 केल्विन, बराबर। यानी आप यहाँ पे दोनों को हीट देंगे, यहाँ पे भी हीट दिया, इसको भी हीट दिया आपने, बराबर। सेम सब्सटेंस, अमाउंट भी सेम, 1 kg, बट इसका टेम्परेचर हमें कितने से बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, और इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, 2 डिग्री सेल्सियस और 2 केल्विन। या आप इसे और कोई और नंबर पकड़ सकते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो दोनों को हीट सेम लगेंगी क्या? डेफिनेटली नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई किया था dQ1, और यहाँ पे जो हीट सप्लाई किया है मान के चलिए वो कितना है dQ2। तो डेफिनेटली कहाँ पे हीट ज़्यादा लग रही है? अगर यहाँ पे टेम्परेचर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे dQ2 हीट इज़ मोर कंपेयर टू द dQ1। सो देयरफॉर यहाँ पे भी रिजल्ट ये आया कि dQ1 इज़ नॉट इक्वल टू dQ2, और रिजल्ट इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसा रिजल्ट है कि इट इज़ dQ2 इज़ ग्रेटर देन dQ1। यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द डिफरेंट टेम्परेचर, मोर टेम्परेचर इज मोर, बराबर। कहाँ पे? ये सेकंड केस में। वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पहले क्या लिया था, सेम ही लिया, सब्सटेंस भी सेम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी सेम है, बट ये यहाँ पे इस केस के अंदर हमें टेम्परेचर ज़्यादा रेज करना है, तो ज़्यादा रेज करना है तो आपको यहाँ पे हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका रिजल्ट हम यहाँ पे सामने लिख देते हैं। रिजल्ट क्या आया कि सेम सब्सटेंसेस रिक्वायर मोर हीट टू रेज मोर टेम्परेचर। यानी ज़्यादा अगर आपको टेम्परेचर रेज करना है तो उनको आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे थर्ड केस लेंगे। ये थर्ड केस 3 लिख दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। तो फिर से सब्सटेंस वही लेना है हमें, सब्सटेंस वही लेंगे। यानी यहाँ फिर से यहाँ पे वाटर है, सब्सटेंस इज वाटर। यहाँ पे मास उस वाटर का है 1 kg। फिर हमने दूसरा कंटेनर लिया, बड़ा कंटेनर लिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आया होगा क्या है यहाँ पे, फिर से वाटर ही है, बट यहाँ पे मास जो है नाउ से इट इज़ 3 kg और 2 kg, जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से अब हमें क्या करना है कि ये जो 1 kg वाटर है इसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए यहाँ से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, बराबर। तो आपने हीट सप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो लेट दैट हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज dQ1, बराबर। कितना हीट लगा आपको इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, dQ1। अब यहाँ पे वाटर ज़्यादा लिया है, अब वाटर ज़्यादा लिया है और इसका भी टेम्परेचर हमें क्या करना है, इसका भी टेम्परेचर हमें अब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से ही बढ़ाना है। तो इसको भी हीट देनी पड़ेंगी डेफिनेटली।
तो आपने यहाँ पे हीट सप्लाई किए, हीट सप्लाई किए तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा सोचिए जरा। यहाँ पे मास अमाउंट क्या है, दोनों का टेम्परेचर कितने डिग्री से रेज करना है, एक ही डिग्री से रेज करना है, बट दोनों केस के अंदर मास ऑफ द वाटर में फ़र्क है। यहाँ पे कम पानी लिया है, यहाँ पे ज़्यादा पानी लिया है, तो ज़्यादा पानी का टेम्परेचर उतना ही बढ़ाने के लिए आपको क्या उतने हीट के अंदर वो उतना टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। डेफिनेटली यू विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ हीट, यानी dQ2 लगेगा, बराबर। तो इस केस में भी देयरफॉर क्या पता चला कि dQ1 इज नॉट इक्वल टू dQ2, और इस केस के अंदर dQ2 इज ग्रेटर देन dQ1। तो रिजल्ट क्या सामने आया कि सब्सटेंस तो वही है, बट अगर मास ज़्यादा रहा, ज़्यादा मास रहा, तो उस ज़्यादा मास को सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको और ज़्यादा हीट लगेगा, बराबर। मतलब ये ज़्यादा मास क्या करता है, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। सो यहाँ पे लिखेंगे इसका भी रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या आया, मोर द मास, मोर द मास मतलब मोर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कॉमा more will be the amount of heat required to raise the same temperature। ठीक है, यानी मोर द मास, जितना ज़्यादा मास लेंगे आप तो मोर विल बी द हीट रिक्वायर्ड, ज़्यादा हीट लगेंगी, है dQ2 ज़्यादा है के लिए टू रेज द सेम टेम्परेचर, 1 डिग्री से टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। तो ये जो तीनों केसेस हमने अभी डिस्कस किए, तीनों का एक अगर समरी बनाना है तो क्या दिमाग में आता है कि देखिए सेम अमाउंट, मास वही है, अगर सब्सटेंस डिफरेंट है, सब्सटेंस डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट सब्सटेंस का सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अगर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपको डिफरेंट हीट लगेगी, बराबर। सेम सब्सटेंस लिया आपने, सेम सब्सटेंस लिया, बट टेम्परेचर अगर अलग अलग राइज करना है, टेम्परेचर उनका अलग अलग राइज करना है, तो आपको फिर से अमाउंट ऑफ हीट क्या लगेगी, डिफरेंट लगेगी। तीसरा रिजल्ट क्या आया कि अभी हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही चेंज कर दिया, यानी क्वांटिटी जो है, सब्सटेंस की क्वांटिटी है उसको ही कम ज़्यादा कर दिया। यहाँ पे कम क्वांटिटी ली, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ली, तो अगर आपने सब्सटेंस की क्वांटिटी ज़्यादा ली तो उसका सेम डिग्री राइज करने के लिए, उसका टेम्परेचर सेम डिग्री से राइज करने के लिए आपको ज़्यादा हीट लगेगी। यानी मोर द सब्सटेंस, मोर द मास ऑफ द सब्सटेंस, मोर विल बी द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द सेम टेम्परेचर, बराबर। तो ये मैथमेटिकली इसको हमें फॉर्मुलेट करना है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड बनाना है इसका। ये जो 3 एग्जाम्पल्स लिए या 3 केसेस लिए, इसको हमें मैथमेटिकली लिखना है। तो ये पहला केस तो क्या है, सब डिफरेंट सब्सटेंस हो गए, तो इसको हटा देंगे अभी, ये सिर्फ नॉलेज के लिए दिमाग में रखेंगे। बट ये दोनों को अगर हमें मैथमेटिकल फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए, यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ा है तो ये किसके वजह से बढ़ा है, मास तो सेम लिया था, सब्सटेंस भी सेम, तो जो डिफरेंट टेम्परेचर बढ़ा, डिफरेंट राइज इन टेम्परेचर, और किसके वजह से, ड्यू टू द अमाउंट ऑफ हीट, बराबर। मतलब राइज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, बराबर। आपने कितना हीट सप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, बराबर। एक हो गया बात पहली कि राइज इन टेम्परेचर दैट इज dt डिपेंड्स ऑन दिस dq, हो गया क्लियर। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ से जो रिजल्ट आया कि क्या आया, dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dt, ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। फिर यहाँ पे इस तीसरे केस से क्या पता चलता है कि सब्सटेंस सेम लिया है बट अमाउंट डिफरेंट लिया। यहाँ पे मास को चेंज किया, मास यहाँ पे कम था, यहाँ पे मास ज़्यादा था, तो मास बढ़ गया तो उसका टेम्परेचर सेम डिग्री से टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको और ज़्यादा हीट लगी। मतलब मास ऑफ द सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इसमें भी रिलेशन है। क्या रिलेशन बनेगा, जितना ज़्यादा आप मास बढ़ाते जाओगे, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा
कंटेनर में पानी बढ़ता जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको और ज़्यादा से ज़्यादा हीट लगती जाएगी। मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड यानी DQ और मास ऑफ द सब्सटेंस में भी रिलेशन है। और रिलेशन कैसा बनेगा वो कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ते जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस बढ़ते जाएगा, तो अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो देयरफॉर यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं रिलेशन कि दिस DQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। बराबर, ये दूसरा रिजल्ट आ गया। यानी ये जो हमारा 3 जो केसेस पढ़े हमने, तो तीनों केसेस का जो रिजल्ट हमारे सामने आया कि दिस DQ इज प्रोपोर्शनल टू DT, यानी जितना आप हीट सप्लाई ज़्यादा करोगे उतना ही सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा हीट सप्लाई करते जाओगे तो ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अब इन दोनों को हम कंबाइन अगर करते हैं तो क्या पता चलेगा, मैथमेटिकली दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, सो देयरफॉर दिस DQ इज प्रोपोर्शनल टू द MDT। DQ इज प्रोपोर्शनल टू द MDT। अब ये प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है इसको हटा देते हैं। सो देयरफॉर दिस DQ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट देना पड़ेगा मुझे, बराबर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी रिप्लेस बाय इक्वल टू सम कांस्टेंट। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इक्वल टू S MDT। दिस S इज कॉल्ड एज, ये जो S है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यस, यह का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी S इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्या कहते हैं इसको, S को ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मिटा देते हैं और फिर हम ये जो पार्ट है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मिटा दिए हमने, कोई हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर क्या मिला था यहाँ पे कि DQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द DT, फिर DQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, फिर ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो दोनों को हम कंबाइन किए तो DQ इक्वल टू कि DQ इज प्रोपोर्शनल टू दिस इज से M इंटू DT, फिर देयरफॉर दिस DQ प्रोपोर्शनलिटी रिप्लेस बाय इक्वल टू कांस्टेंट, तो इक्वल टू कांस्टेंट S M DT, वेयर दिस S को कहा गया हमने कि वेयर ये जो S है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है उसकी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। वो सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहेगी। अब यहाँ से ही इस S का फॉर्मूला बना देते हैं। तो देयरफॉर S इक्वल टू क्या मिलेगा, S इक्वल टू यह आएगा यहाँ पे DQ अपॉन M इंटू DT, बराबर। S इक्वल टू ये DQ अपॉन डिनोमिनेटर में ये आएगा MDT। सो अभी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अपने को फॉर्मूला मिल गया। तो क्या मिला फॉर्मूला का, S इक्वल टू DQ अपॉन M इंटू DT। अब हमें क्या करना है, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन किसका, तो डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अपने को डेफिनेशन लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखने के लिए ये जो मास लिया है हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी ये मैं इधर ड्रॉ करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लिक्विड भरा था तो यहाँ पे उसका जो मास है वो मान के चलिए हम कितना लेते, 1 kg लेंगे। और इसको जो हीट सप्लाई किए अभी हमने उसका टेम्परेचर बनाने के लिए, तो वो है DQ, मास ऑफ द सब्सटेंस इज़ 1 kg, हीट सप्लाई जो किए वो DQ, और जैसे आपने इसे हीट सप्लाई किए तो इस मास का जो टेम्परेचर बढ़ा है DT
इट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। कितने से टेम्परेचर बढ़ा? तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, तो लेट ये जो डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो डेफिनेशन लाने के लिए हमने अभी ये एज्यूम कर लिया। तो क्या एज्यूम कर लिया कि लेट m इक्वल टू 1 kg। अब इस 1 kg को ही आप यूनिट मास भी कह सकते हैं। ठीक है, और राइज इन टेम्परेचर कितना है? तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन है, बराबर। अगर हम ऐसा लेते हैं तो मान के चलिए फॉर्मूला इन इक्वेशन 1 है, तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज 1 क्या मिलेगा आपको? s इक्वल टू डी क्यू एज इट इज रहेगा, और ये m का भी वैल्यू 1 हो गया और dt का भी वैल्यू क्या लिया? 1 1। तो ये 1 1 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो देयरफॉर आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? s इक्वल टू डी क्यू, यानी दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। और जितना आपने हीट सप्लाई किया उतना ही इस गैस ने क्या किया, सॉरी इस लिक्विड की ने उतना हीट क्या किया? उतना हीट एब्सॉर्ब किया है। तो आप सप्लाइड भी बोल सकते हैं या एब्सॉर्ब भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हो। सो दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ऐसा बोलूँगा मैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर? 1 kg मास का टेम्परेचर, यानी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, यानी क्या? यूनिट मास। So what is this specific heat? It is the amount of heat required. It is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of this substance by कितने से बढ़ा रहे हैं आप टेम्परेचर? तो by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। सो यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे कि it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through or by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So this is the क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन आपके सामने आ गया कि इट इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विड लिए हमने अलग अलग, जो स्टार्टिंग का हमारा पहला जो एजम्पशन था, तो एक कंटेनर में हमने वाटर लिया था और एक कंटेनर में पैराफिन लिया था। तो फिर वाटर की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी और पैराफिन की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, बराबर। तो जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है जितने भी लिक्विड्स है, पैराफिन ऑयल है, एडिबल ऑयल है, अल्कोहल है या वाटर है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अभी फिलहाल में हमने S इस्तेमाल किया है लेटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो है 4186। अब इसका यूनिट क्या आएगा? SI यूनिट और CGS यूनिट, दोनों यूनिट रहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। तो यहाँ से हम उस S के यूनिट्स देख सकते हैं। देखो, तो SI यूनिट क्या आएगा S का? तो DQ, Q इज इन जूल, अमाउंट ऑफ हीट इज इन, SI यूनिट क्या है उसका? हीट SI यूनिट इज इन जूल। और हीट यूनिट क्या आते हैं? वो फिर कैलोरी में आते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। तो ये जूल है, जूल अपॉन M, मास इज इन kg और राइज इन टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो जूल अपॉन kg केल्विन, तो यहाँ पे आएगा यूनिट उसका SI यूनिट जूल अपॉन kg केल्विन। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। तो यही क्या है? तो SI यूनिट है, किसका SI यूनिट है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है। ठीक है, चाहे वो वाटर रहे या कोई भी सॉलिड रहे, लिक्विड रहे या सॉलिड रहे, उसके लिए यही यूनिट है अपने पास। कौन सा? जूल पर kg केल्विन। अब यही अगर हमने पैराफिन ऑयल लिया तो SP, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पैराफिन ऑयल,
तो करीब करीब वो 2130 मतलब 2130 जूल पर केजी के आती है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप देखोगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पैराफिन ऑयल इज ऑलमोस्ट हाफ देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सभी लिक्विड से सबसे ज़्यादा है। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका एडवांटेज क्या है, मतलब क्या हुआ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या, जो अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखा था वो डेफिनेशन क्या बताता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एक्वायर्ड एब्सॉर्ब्ड बाय दैट लिक्विड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर वो यूनिट मास का लिक्विड लिया हमने और उसका टेम्परेचर अपने को 1 डिग्री से बढ़ाना है तो वो अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्सॉर्ब करता है, इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, यानी सबसे ज़्यादा जूल्स, इतना जूल। वो देखो केजी केल्विन, मास और टेम्परेचर दोनों का सेम रखे अपन ने वाटर और पैराफिन के लिए, मास और केल्विन, टेम्परेचर दोनों का सेम। एक कंटेनर में वाटर लिए, जो पहला जो एजम्पशन लिया था वो याद कीजिए, पहला जो एग्जाम्पल है, पहले कंटेनर में हमने क्या पकड़ा है, वाटर, बाद में क्या पकड़ा है, पैराफिन। दोनों का मास सेम है, 1 kg। दोनों का टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, 1 केल्विन से बढ़ाना है। बट दोनों का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो दोनों केस में S = dq। तो कितना हीट लग रहा है दोनों केस में, पैराफिन का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको 2130 जूल्स लग रही है, और वही अगर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो 4186 जूल लग रही है, यानी ऑलमोस्ट डबल। यानी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सभी लिक्विड के मुकाबले आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगती है। इसका मतलब ही वाटर सबसे ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब करता है। इसीलिए water is used as coolant in radiators in case of different machineries। कार है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, तो वहाँ पे रेडिएटर रहता है जो हीट बाहर फेंकता है, तो उसको कूल करना रहता है। तो कूल करने के लिए वाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आपने वो ठंडा वाटर डाल दिया तो वाटर जितना भी हीट है वो एब्सॉर्ब करते जाएगा और धीरे धीरे खुद का टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, फिर से आप वो वाटर को रिप्लेस करना रहता है, या वाटर इवेपोरेट हो जाता है, फिर से वाटर को ऐड करना पड़ता है। फिर घर के अंदर ओल्ड पर्सन है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द होता है, वो क्या करते हैं, वो वाटर बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी वो मार्केट में अवेलेबल है। तो वाटर बैग के अंदर भी जो हीटिंग एलिमेंट अंदर रहता है वो भी वाटर ही रहता है, क्योंकि वाटर क्या करता है, इट एब्सॉर्ब्स मोर अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो स्पेसिफिक, इतना बात याद रखिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट डबल देन द पैराफिन। और ये मुझे लगता है अल्कोहल का भी 2300 या 2400 है, तो उसके मुकाबले भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मोर। अब यहाँ तक के ये हो गया लिक्विड्स के बारे में। व्हाट अबाउट द सॉलिड्स, तो सॉलिड को भी थोड़ा सा भी अगर अपने टेम्परेचर दे दिया, थोड़ा सा भी हीट दे दिया तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ता है। बट सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या होता है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम इस पे बता देता हूँ। तो मान के चलिए ये सॉलिड है, ये ब्लॉक ऑफ सॉलिड है, दिस इज सॉलिड, और अभी यहाँ तक के जो पड़े तो ये है लिक्विड यहाँ पे। ठीक है, आपने दोनों को हीट सप्लाई किया, दोनों को, यहाँ पे भी dq दिया, यहाँ पे भी dq दिया, सॉलिड को भी दिए और लिक्विड को भी दिए। तो क्या होता है, जब आप सॉलिड या लिक्विड को हीट देते हैं तो वो हीट क्या करती है, ये हीट ये सॉलिड के अंदर dt, लिक्विड के अंदर dt, यहाँ पे क्या करती है, ये टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, दोनों केस में, यानी dt मतलब राइज, आप चेंज इन टेम्परेचर, तो मैं एरो ऊपर दे देता हूँ, ये एरो को इधर दिखा देता हूँ, है ना, दिखेगा नहीं शायद आपको ये इधर में। तो ये दोनों केस में सॉलिड और लिक्विड को जैसे ही हीट दिए तो इसका भी ये टेम्परेचर बढ़ाता है हीट, और ये लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ाता है। ठीक है, यानी व्हेन वी गिव दिस हीट टू द सॉलिड एंड लिक्विड, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया है ये क्या करता है, ये सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक है, इधर का हम मिटा देते हैं। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या होता है, जो भी हमने हीट दिया वो हीट सिर्फ
उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है, मतलब इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। और ये दोनों कंडीशन में, यानी दोनों सॉलिड और लिक्विड के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर निग्लिजिबल चेंजेस आते हैं, यानी ऑलमोस्ट नो चेंज। कहां पे? सॉलिड्स और लिक्विड्स में। वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, दैट हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय दैट सॉलिड एंड लिक्विड। विथ दिस there is increase in the internal energy and due to that temperature of this solid and liquid rises, but there is say no changes in pressure and volume of the, ये सब कहाँ पे हो रहा है? तो ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में, नो चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बट वही अगर हमने गैसेस को हीट किया, गैस लिया, अभी ये कंटेनर में लिक्विड लिया था जो लिक्विड पूरा पड़े, तो सॉलिड में भी वैसे ही होता है। बट अगर कंटेनर के अंदर हमने गैस लिया तो वहाँ पे देर आर कंसिडरेबल, यानी अच्छे खासे चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी व्हेन द गैसेस आर हीटेड देन देर आर चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही वहाँ पे, बट प्रेशर और वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, वो देखेंगे अभी इसके अगले पार्ट में।